गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। पॉइंट नंबर 3 तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ रहे हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ठीक है, उसमें हम लोग 3 पॉइंट ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से। करना हेडिंग करना पॉइंट नंबर 4 लिखना। पॉइंट नंबर 4, व्हेन consideration involves when consideration involves injury to a person or property of another। ठीक है, इसका मतलब है जब कंसिडरेशन के वजह से किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कोई इंजरी होता है, मतलब कोई भी प्रकार का नुकसान होता है, या तो उसको कोई नुकसान होता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है, देन ऐसे कंसिडरेशन को हम अनलॉफुल कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं इतना, फिर एग्जांपल देखेंगे। देखना, द टर्म इंजरी, द टर्म इंजरी मीन्स criminal or wrongful harm, किसी को भी नुकसान पहुंचाना, क्रिमिनल और wrongful harm when the object or consideration is unlawful when the object or consideration is unlawful, then it will cause injury to the person or his property। ठीक है, या तो उस व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति के किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं, रुको, इजी होगा। ठीक है, अब ठीक होगा लिखने में। देखना, नेक्स्ट लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि वो किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई भी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखना, पहला, द एग्रीमेंट टू प्रिंट, द एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायोलेशन, वायोलेशन मतलब अगेंस्ट, ठीक है, इन वायोलेशन ऑफ another's copyright is void, in violation of another's copyright is void, as the object is to cause injury to the property of another। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखना,
जैसे कोई भी व्यक्ति कोई बुक लिखा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी एक बुक लिखा, कोई भी व्यक्ति एक नॉवेल लिखा सोच लो, या कोई एक बुक लिखा, ठीक है। अब उस बुक को कॉपीराइट करा लिया। कॉपीराइट मतलब वो उसका ओरिजिनल कंटेन है, उसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उसको हम वापस से प्रिंट करके उसके मर्जी के बिना लिख नहीं सकते या उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज ये बेचता है इस बुक को 400 रुपीज में, ठीक है। हम क्या किए, बाजार से एक बुक खरीदे, सेम बुक टाइप करवा लिए, सेम बुक पूरा टाइप करवा लिए, और हम मार्केट में इसको बेचने लगे 100 रुपीज में, 100 रुपए में हम इसको मार्केट में बेचने लगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि इसका कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है। क्यों कंसिडरेशन अनलॉफुल है, क्योंकि ये जो टाइप कर रहे हो तुम बुक, इसके वजह से किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, दैट इज बुक के ओनर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बुक का ओनर उसको 400 रुपए में बेचता है, तुम उसी बुक को अगर 100 में बेचने लगोगे तो कोई भी फिर ओरिजिनल बुक नहीं खरीदेगा, सब डुप्लीकेट बुक खरीदने लगेंगे, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा किसको, ओरिजिनल ओनर को, करेक्ट। तो वही लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायोलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट, किसी के कॉपीराइट के अगेंस्ट अगर हम लोग कोई बुक को प्रिंट कर रहे हैं, देन सच एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक विल बी वॉइड बिकॉज इट विल कॉज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति का उस एग्रीमेंट के वजह से नुकसान होने वाला है, तो फिर हम ऐसा एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, देखना पॉइंट नंबर 2, अ प्रॉमिस, एक और एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। अ प्रॉमिस टू रीपे हिज डेट, ए कर दो, मिस्टर ए है ये, ठीक है। मिस्टर ए प्रॉमिसेस टू रीपे हिज डेट by doing मैनुअल लेबर, मतलब मेहनत करेगा, काम करेगा, और जो पैसा वो उधार लिया है वो पैसा वो चुकाएगा, ठीक है। मिस्टर ए उधार ले रखा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड and agrees to pay interest at an, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो हम लिख रहे हैं ना, एग्जाम में आया हुआ है, and agrees to pay interest at an exorbitant rate, मैं बताऊंगा मतलब, ठीक है। exorbitant rate in case of default, exorbitant rate in case of default. Here the consideration involves injury to the person because the object is illegal. Full stop.
it seeks to impose slavery which is opposed to public policy, which is opposed to public policy। ठीक है, कुछ समझ में अभी नहीं आया होगा, लिखो फटाफट से, फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लिए, देखना आप क्या बोल रहा है ये पॉइंट। मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति है, देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज मिस्टर ए। ठीक है, ही हैज टेकन अ लोन, वो एक लोन लिया है। ठीक है, लेट्स से द लोन अमाउंट इज 50,000, 50,000 रुपए का वो लोन लिया है। ठीक है, अब वो 50,000 का लोन तो ले लिया, लेकिन वो पैसा चुका नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोला कि मैं आपके पास लेबर का काम करूंगा, मैनुअल लेबर का काम करूंगा, और जो भी पैसा मैं कमाऊंगा उससे मैं क्या करूंगा, लोन का अमाउंट चुका दूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है, ये पैसा लिया है और काम करेगा, काम करके पैसा चुका देगा। ठीक है, लेकिन फिर बोला कि अगर नहीं दे पाया, सामने वाला व्यक्ति बोला अगर तू नहीं दे पाया तो क्या होगा बता। तो ये बोला मालिक आप जो बोलोगे वो करेंगे। फिर तो ये क्या बोला कि मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, मैं तेरे से ब्याज लूंगा। कितना परसेंट? 200%, 200% का पर एनम का तेरे से मैं ब्याज लूंगा अगर तू नहीं चुका पाया टाइम से। तो अब ए यहाँ पे इतना मजबूर है कि ए के पास और कोई चारा नहीं है एग्री करने के अलावा। तो ए एग्री कर गया, ए बोला ठीक है सर, अगर मैं नहीं चुका पाया तो मैं 200% ब्याज दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पैसा नहीं दिया 200% ब्याज देगा, 200% इंटरेस्ट देगा। तुम इंटरेस्ट कितना सुनते हो? 8%, 10%, 20%। ये क्या बोल रहा है? 200% इंटरेस्ट लूंगा। तो यहां क्या कर रहा है सामने वाला? ए का मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से ए को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ए को क्या होगा? ए विल सफर ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, ए को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो लॉ बोल रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं मानते, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर ए पैसा नहीं भी दे पाया तो ए मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, या बैंक जितना देता है उतना देगा, या थोड़ा बहुत ज्यादा देगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। 200% इंटरेस्ट देगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखना। A promises to repay his debt by doing manual labor for a specific period and agrees to pay interest at an exorbitant rate। मतलब exorbitant मतलब बहुत हाई फाई, बहुत ज्यादा रेट, 10% जैसे मार्केट में चल रहा है, ये बोला 200% इंटरेस्ट लूंगा, exorbitant rate in case of default। मतलब अगर पैसा नहीं दे पाया तो 200% इंटरेस्ट देगा। Here the consideration involves injury to the person। यहाँ पे ए का नुकसान हो रहा है इससे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इलीगल। ये ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल है। इट सिक्स इम्पोज स्लेवरी, हम किसी का मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उसको स्लेव जैसे काम करवा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? ये सब चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, मतलब ये सब जनहित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, ये सब काम करना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। दिस इज नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा अगर ये पैसा नहीं भी दे पाया तो ये 200% ब्याज देने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्या बोल रहा हूं? हेडिंग था when consideration involves injury to a person or property of another। ठीक है, नेक्स्ट we will write down point number 5। पॉइंट नंबर 5 नहीं था, हम लोग मार्किंग कर रहे थे ABCDE। पॉइंट नंबर E लिखना। when consideration is immoral
व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल, ठीक है। मोरल मतलब जो लोग सही मानते हैं, एथिक्स या मोरल जो बोलते हैं। इमोरल मतलब जो चीज लोग सोसाइटी गलत मानता है उसको बोलते हैं इमोरल, ठीक है। लिखना the following are the examples, the following are the examples when consideration is considered as immoral and void, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक ही लिखेंगे हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखेंगे जिससे बोलता है कि अगर कंसिडरेशन इमोरल है, मतलब जो चीज सही नहीं है एथिकली, अगर ऐसा कंसिडरेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मस्त एग्जाम्पल देंगे अब। ये सपोज एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राम, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राम, राम नहीं देते। सलमान का भाई का नाम क्या नाम था? सोहेल खान, ठीक है। और यहां इसकी वाइफ, क्या वाइफ का नाम था? अरे सोहेल की वाइफ थोड़ी थी, अरबाज की वाइफ थी ना, अरबाज खान, ठीक है। तीन भाई है ना, अरबाज, सलमान, सोहेल, शायद अरबाज बड़ा है शायद, ठीक है। अरबाज खान, ठीक है। मेरे को ठीक से तो पता नहीं है वैसे। और इसकी बीवी का नाम था मलाइका अरोड़ा खान, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो रहते हैं बेचारे, एकदम खुशी से रह रहे थे, पति पत्नी खुश थे एकदम, ठीक है। इनके पड़ोस में कौन रहने आया? इनके पड़ोस में रहने आया अर्जुन कपूर। कौन रहने आया इनके पड़ोस में? अर्जुन कपूर रहने आया, ठीक है। अब अर्जुन कपूर क्या किया, खिड़की से देखा करता था। अर्जुन कपूर अपने खिड़की से किसको देखा करता था? मलाइका अरोड़ा खान को, ठीक है। अब धीरे धीरे मलाइका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगी अर्जुन कपूर के तरफ। फिर अर्जुन कपूर क्या किया, इसको कुछ पैसे दिया, लेट से 50 लाख रुपए दिया। किस बात का 50 लाख रुपए दिया अर्जुन कपूर? ये बोलकर कि तू अरबाज खान से डाइवोर्स ले ले, अरबाज खान से डाइवोर्स ले ले और फिर मेरे से शादी कर लेना, ठीक है। तो अर्जुन कपूर 50 लाख रुपए पे किया, ऐसा सच में नहीं हुआ है, ठीक है। तो अर्जुन कपूर 50 लाख रुपए पे किया कि डाइवोर्स ले ले अरबाज खान से और मेरे से शादी कर लेना, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान के बीच में, ये 50 लाख रुपए दिया अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान क्या करेगी, डाइवोर्स लेगी अपने हस्बैंड से और मैरी करेगी अर्जुन कपूर को, ठीक है। लॉ बोलता है ऐसा काम करना, पैसा देना डाइवोर्स कराने के लिए, दिस इज इमोरल। ये क्या है? ये इमोरल है, सोसाइटी इसको गलत मानता है, सोसाइटी के नजर में ये चीज गलत है, ठीक है। इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है मलाइका के बीच में और अर्जुन कपूर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसका मतलब
अगर अर्जुन कपूर 50 लाख रुपए दे चुका है मलाइका अरोड़ा खान को डाइवोर्स ले ले बोलकर, तो मलाइका अरोड़ा खान अगर 50 लाख रुपए ले ली और डाइवोर्स नहीं ली अगर अरबाज खान से, या डाइवोर्स लेने के बाद अर्जुन कपूर से शादी नहीं की, तो अर्जुन कपूर इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड था। और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो लॉ फिर अर्जुन कपूर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे क्या सीख मिलता है हमको? ध्यान रखना, कोई शादीशुदा जो औरत है उसको पैसे वैसे मत देना कि अपने पति से डाइवोर्स लेकर मेरे से शादी कर ले बोलकर, ऐसा काम मत करना, क्योंकि लॉ बोलता है ये क्या है? ये वॉइड है। वो लड़की पैसा ले ली और डाइवोर्स नहीं दी, या फिर डाइवोर्स दे दी और तुमसे शादी नहीं की, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही अपना पैसा वापस रिकवर कर पाओगे। तो सोच समझ के, ठीक है। देखो हमको पढ़ाई से कितना सीख मिलता है, रियल लाइफ के बारे में हमको कितना सीख मिलता है। तुम अगर ये नहीं पढ़े होते, कभी ये सब कर देते तो फंस जाते कि नहीं? इसलिए पढ़ाई जरूरी है। दिस इज वाई एजुकेशन इज नेसेसरी। समझे? चलो लिखेंगे हम लोग यही वाला एग्जाम्पल, खाली नाम थोड़ा बदलेंगे। वेर पी, पी कौन है यहाँ पे? अर्जुन कपूर। वेर पी हैड एडवांस्ड मनी टू डी, डी कौन है यहाँ पे? मलाइका, अ मैरिड वुमेन, to enable her to obtain a divorce from her husband, to enable her to take divorce from her husband. And D had agreed to marry P. Full stop. It was held that P is not entitled to recover the amount since the object of the agreement is immoral and hence void. Immoral and hence void. ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट इमोरल है, और अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा दे चुका है तो और वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये था पॉइंट नंबर 5, 5 था ना? हाँ, पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 6, पॉइंट नंबर F। पॉइंट नंबर F इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अंदर फिर बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, लेना पॉइंट नंबर F। When consideration is opposed to public policy, when consideration is opposed to public policy, मतलब जब कंसिडरेशन किसके अगेंस्ट है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। मतलब सोसाइटी उसको गलत मानता है। पब्लिकली जो पब्लिक पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज है, उसका जो बेसिस है वो
वो जो एग्रीमेंट्स है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और बहुत सारा पॉइंट्स इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पॉइंट नंबर एफ, इसके अंदर बहुत सारा सब पॉइंट्स आएगा, ठीक है। लिखना, द एक्सप्रेशन public policy can be interpreted. The expression public policies can be interpreted either in a wide or in a narrow sense. Either in a wide or a narrow sense. The freedom to enter into a contract is there. कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, बट it is restricted to public policy. लेकिन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मतलब पब्लिक, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है लोगों के लिए, ठीक है, जनहित में, पब्लिक पॉलिसी मतलब जनहित में, ठीक है। तो वो अगर जनहित में नहीं है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने वाले हैं, ऐसा एग्रीमेंट्स जो कि किसके अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। सम ऑफ द एग्रीमेंट्स some of the agreements which are कर दो, which are held to be, which are held to be opposed to public policy are, which are held to be opposed to public policy are, मतलब कुछ ऐसा एग्रीमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि किसके अगेंस्ट है, बेसिक पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब पब्लिक उसको गलत मान रहा है, तुमको सुन के ही लगेगा सर ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसा लगेगा कि सर ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तुम्हारा जो सोच है वही बोलता है कि सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट वैलिड नहीं होना चाहिए, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। यही लिखा हुआ यहाँ पे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो लोग हैं वो किस चीज को सही या किस चीज को गलत मानते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रेडिंग विथ एनिमी, सिंपल सा पॉइंट एकदम, ट्रेडिंग विथ एनिमी, जिसका मतलब है कि अगर हमारे कंट्री का किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर चल रहा है तो वो कंट्री हमारा एनिमी है। जैसे सपोज हमारा अगर चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो चाइना हमारा एनिमी कंट्री है, तो हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, एनिमी कंट्री मतलब चाइना से बिलोंग करता है। और अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है। तुम खुद बोलो, जो देश के साथ हमारे देश का वॉर चल रहा है, हमारे सोल्जर्स लोग उस देश के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं, क्या हमको उस देश के किसी भी व्यक्ति से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए? तुम्हारा मन में आंसर आएगा सर नहीं करना चाहिए। यही यहाँ पे है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। लिखना, एनी ट्रेड with persons
any trade with persons of the country against any trade with persons of a country against whom a war is going on, against whom a war is going on, without the license of government, without the license of government of India is void. Without the license of government of India is void. Here the agreement to trade, here the agreement to trade is against the public policy. ठीक है, तो बोला कि अगर कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके कंट्री के अगेंस्ट हमारे कंट्री का वॉर चल रहा है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर परमिशन लेके किए हैं गवर्नमेंट का तो वो वैलिड होगा। तो क्या बोला है, कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होगा, जो कि किया गया है विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनिमी कंट्री से किए हम लोग गवर्नमेंट का स्पेशल परमिशन लिए बिना, तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा, सच एन एग्रीमेंट विल बी वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट है। पॉइंट नंबर 1 इजी है एकदम। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तुम नंबरिंग चेंज कर सकते थे वैसे, या ABCD ही चल रहा था, मैं इसको 1 2 3 कर दूं, इजी होगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे बीच में। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखना, सुने नहीं होगे कभी पहले ये वर्ड स्टिफलिंग, STIFLING, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। लिख लो पहले फिर बताता हूं क्या होता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस, सर क्या होता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस? देखना, प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है केस, या फिर जो सू करते हैं हम किसी को, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशंस, केसेस। और स्टिफलिंग का मतलब होता है ड्रॉप करना, ड्रॉप करना मतलब वापस ले लेना। ठीक है, तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब है अगर हम किसी के खिलाफ कोई केस फाइल किए हैं और अगर हम उस केस को वापस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब मैं किसी सामने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल किया था और अब मैं वो केस वापस ले रहा हूं, देन दैट विल बी नोन एज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब बेसिकली दो टाइप का केस होता है, दो टाइप का केस होता है, एक होता है क्रिमिनल केसेस और दूसरा होता है सिविल केसेस। सिविल केसेस का मतलब होता है ऐसा ऑफेंसेस जिसके वजह से जेल नहीं होगा, जिसके वजह से जेल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिविल केसेस। और क्रिमिनल केसेस का मतलब है जिसके अगेंस्ट जेल होगा, उसको बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। जैसे तुम मर्डर कर दिए, मर्डर क्या है, मर्डर एक क्रिमिनल केस है। ठीक है, सिविल केस क्या है, जैसे लेट्स से बाइक में तुम लोग हेलमेट पहने बिना बाइक चला रहे हो,
तो या मास्क पहने बिना फाइल ये बाइक चला रहे हो या पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे हो मास्क पहने बिना, तो वो सब क्या है, वो एक सिविल ऑफेंस है। मतलब जेल नहीं ले जाएगा पुलिस, बस फाइन काट के तुमको छोड़ देगा, 500 रुपए 1000 रुपए फाइन काटेगा और तुमको जाने देगा। लेकिन तुम अगर मर्डर कर दोगे तो 500 रुपए या 1000 रुपए का फाइन नहीं कटेगा, जेल होगा उसके वजह से। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। तो लॉ बोलता है अगर कोई सिविल केस फाइल किया है किसी के अगेंस्ट, अगर मैं किसी सामने वाले के अगेंस्ट कोई सिविल केस फाइल किया हूं और अब मैं वो सिविल केस को वापस लेना चाहता हूं, तो लॉ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है, तुम केस को वापस ले सकते हो। मैं किसी के खिलाफ केस फाइल किया कि ये टाइम पे गुड्स डिलीवरी नहीं दिया मेरे को, फिर बाद में मैं वो केस अगर वापस लेना चाहता हूं तो मैं वो केस वापस ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी के खिलाफ केस फाइल किया, मिस्टर ए के खिलाफ, कि ये मर्डर किया है बोल के, ये मेरे घर वालों का मर्डर किया है बोल के मैं केस फाइल किया, अब मैं 2 दिन बाद ये नहीं बोल सकता सर ये मर्डर नहीं किया है। हम लोग एक क्रिमिनल केस को वापस नहीं ले सकते, जिसके खिलाफ केस फाइल हो चुका अब उसको बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, तो ही हम उसको छोड़े, तभी पुलिस उसको छोड़ेगा, जब उसको इनोसेंट तुम लोग प्रूफ करोगे। केस तुम अपना वापस नहीं ले सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि सर मिस्टर ए मर्डर नहीं किया है, मैं गलती से बोल दिया, मैं इस केस वापस ले रहा हूं, दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं किया जा सकता। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब फाइल किया हुआ केस वापस लेना किसमें अलाउड नहीं है, क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं है। किसमें अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस को वापस ले सकते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सिविल केसेस एक छोटा ऑफेंस है सिविल केस, लेकिन क्रिमिनल एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो एक बहुत बड़े ऑफेंस को हम वापस नहीं ले सकते, सामने वाले को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन? ठीक है, लिखना, हेडिंग है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। एन एग्रीमेंट to stifle prosecution, that is an agreement to take back of proceedings already initiated and running in the normal course। क्या बोल रहा है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, एक चलता हुआ केस, एक चालू हुआ चलता हुआ केस को अगर हम वापस लेना चाहते हैं उसको बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। फुल स्टॉप। It is opposed to public policy। There are two types of cases, that is civil and criminal. That is civil and criminal. An agreement to stifle
criminal case is against the public policy, is against the public policy। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो, फिर एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। लिखना एग्जाम्पल। An agreement to sell a land, an agreement to sell a land in consideration of stifling prosecution is valid। नॉर्मली वैलिड है, मतलब अगर सिविल ऑफेंस है तो वैलिड है, फुल स्टॉप। बट if the offense is criminal then it is void, then it is void। सिंपल सा बात है, अगर हम किसी को कोई नुकसान होता है हमारे काम की वजह से, ठीक है, लेकिन वो एक सिविल ऑफेंस है, हम सपोज गुड्स डिलीवरी नहीं दिए और सामने वाले को उसके वजह से नुकसान हुआ, हम उसके खिलाफ केस फाइल किए, सामने वाला बोल रहा है ये जमीन तेरे को मैं बेच दूंगा, ठीक है, वो केस वापस ले ले, तो लॉ बोलता है तुम केस वापस ले सकते हो, सिविल केस है तुम केस वापस ले सकते हो। लेकिन एक क्रिमिनल केस है, किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, हम केस फाइल किए, अब ये बोल रहा है जमीन तेरे नाम कर दूंगा, मर्डर केस वापस ले ले, तो लॉ बोलता है ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सिविल केस है उसको हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं, सिविल केस को वापस लेना चाहते हैं, कुछ कंसिडरेशन बदले में मिलता है तो चलेगा, वैलिड है। लेकिन अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो फिर लॉ बोलता है कोई कंसिडरेशन लेकर उस केस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज नोन एज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब पैसे लेकर, बेसिकली पैसा लेकर केस वापस करना। हम किसी के खिलाफ केस फाइल किए, पैसा लेकर हम केस वापस ले रहे हैं, तो सिविल केसेस में अलाउड है, क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट पढ़े अभी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के आना है पॉइंट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ये सब एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया हुआ है आज तक और पूछा जाएगा भी। ठीक है, चलो थैंक यू एंड बाय बाय।